नमस्कार। बात है जून 7 तारीख 1893 की। उस दिन एक हिंदुस्तानी वकील साउथ अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया के लिए रवाना हुआ था। उसके पास पहले दर्जे ट्रेन की टिकट थी, तो ट्रेन में पहले दर्जे की जो सीट थी वहाँ पे जाके बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन जाता है और तकरीबन रात के 9 बजे पीटर्सबर्ग स्टेशन पे पहुँच जाता है। वहाँ पे ट्रेन रुकने के बाद एक गोरा अंग्रेज अंदर आता है और इस हिंदुस्तानी को देखता है, जो कि रंग से काला था, और चुपचाप चला जाता है बाहर। ये हिंदुस्तानी वकील को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ देर बाद उस अंग्रेज के साथ एक पुलिस का एक अफसर आता है, जो इस हिंदुस्तानी वकील को आखिरी दर्जे में जाने के लिए कहता है, या फिर आखिरी दर्जे की जो डिब्बे हैं उसके अंदर जाने के लिए कहता है। तो ये हिंदुस्तानी वकील वहाँ पे पूछता है कि मेरे पास तो पहले दर्जे की टिकट है, मैं तो टिकट किया हुआ हूँ। अगर मैं टिकट किया हुआ हूँ तो मैं पीछे क्यों जाऊँ, क्यों मैं आखिरी दर्जे के डिब्बे में बैठूँ जबकि मेरे पास पहले दर्जे की टिकट है। तो वहाँ पे उस पुलिस अफसर कहता है कि आपके पास कौन सा टिकट है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तानी वकील था ये भी मानने वाला कहाँ था। वहाँ पे वो सीधा सीधा सुना दिया और बोला, देखिए, क्योंकि मेरे पास पहले दर्जे की टिकट है तो मैं यहाँ पे ही बैठूँगा। अगर हाँ मेरा यहाँ बैठने से आपको तकलीफ़ हो रहा है तो आप चाहें तो मुझे जबरन यहाँ से बाहर फेंक सकते हैं। हिंदुस्तानी वकील को उस वक्त तक ये लग रहा था कि ये बात सुनने के बाद शायद शर्मिंदगी से वो पुलिस अफसर वहाँ से चला जाए। लेकिन विडंबना की बात यह है कि वो पुलिस अफसर बहुत ही निर्लज्ज, बेशरम और निष्ठुर था, और सचमुच में वो उस हिंदुस्तानी वकील को धक्का मार मार के वहाँ से प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका सारा का सारा सामान भी वो प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। सारे के सारे लोग वहाँ पे ये तमाशा देखते रहे। उस हिंदुस्तानी वकील के सर सुन्न हो गया, उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात भर कड़कती ठंड में वो इस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा रहा और ये सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ रंग की भेद की वजह से उसके साथ ये नाइंसाफ़ी किया जाए। और उसी रात ही वो ये ठान ली कि ये जो रंग विद्वेष के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेगी, और उस लड़ाई लड़े बिना वो वहाँ से हटेगा नहीं। और आगे जाकर वो रंग विद्वेष के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और उनको जीत भी हासिल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस घटना के तकरीबन 50 साल बाद वो हिंदुस्तानी वकील हिंदुस्तान से अंग्रेजों को धक्का मार के निकालते हैं और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाते हैं। और कोई कहते हैं कि वो जो अंग्रेज इस हिंदुस्तानी वकील पर को धक्का दिया था, दरअसल ये धक्का वो वकील के लिए नहीं था, ये धक्का तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए था। और उसी दिन से अंग्रेजी हुकूमत का पतन शुरू हो गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे बापू की। उनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई उनको बापू कहता है तो कोई उनको महात्मा गांधी पुकारता है, कोई तो उनको आधा नंगा फकीर भी कहते हैं उनके लिबास को देखते हुए, और कोई उनको उनके अलग अलग काम में उनके पारदर्शिता को देखते हुए उनको बहुरूपी बापू भी कहते हैं। लेकिन वो बापू अपनी माँ पुतलीबाई के लिए हमेशा मोनिया ही रहे हैं। जी हाँ, पुतलीबाई उनको मोनिया नाम से प्यार से मोनिया ही पुकारते थे। खैर, दरअसल बात यह है कि आज के दिन में जब बापू के नाम पर, महात्मा गांधी जी के नाम पर तरह तरह की मिथ्या खबर प्रचार करके बार बार उनके चरित्र हनन किया जाता है, तो उनको जानने की ज़रूरत बढ़ जाता है। कैसे उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से हम जान पाएँ, ये बेहद ज़रूरी है आज के दिनों में। और कोई कहते हैं ना, जो झूठ होता है बहुत तेज आता है और बहुत आसानी से प्रसार हो जाता है,
लेकिन सच के लिए हमें खोज करना पड़ता है। और विडंबना की बात यह है, हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं। व्हाट्सएप बिना पढ़े बिना जांचे कोई भी एक तथ्य को व्हाट्सएप से उठा के या फिर सोशल मीडिया से उठा के अपने हिसाब से उसे सत्य बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं, जबकि उसी ही देश में उसी ही मिट्टी में 150 साल पहले एक ऐसा भी इंसान पैदा हुआ था जो सत्यों को जानने के लिए अपनी ज़िंदगी में खुद प्रयोग कर देता था। जी हाँ, बापू की यही खासियत है कि जो भी वो सोचते थे, जो भी उनको भरोसा लगता था कि नहीं यही सत्य है और यही होना चाहिए, तो पहले वो अपने ही ज़िंदगी में प्रयोग करते थे। तो आज हम बापू को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। जब हम बापू के नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी अलग अलग छवि पहुंच जाता है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं बापू किस तरह से और किस छवि में देखता हूं, तो यकीन मानिए मेरे लिए बापू एक संपूर्ण इंसान है। जी हाँ, एक संपूर्ण इंसान। तो मैं क्यों उनको एक संपूर्ण इंसान की तरह देखता हूँ? क्योंकि जितना दूर तक मुझे पता है, बापू हर वो चीज़ किए हैं अपनी ज़िंदगी में जो इंसान करता है। यहाँ तक बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसे बहुत सारी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं। तो बापू के पास ऐसा क्या है जो आपसे, मुझसे, हम सब से उनको अलग कर देता है? उस इंसान के पास ऐसा क्या था जो एक पुतली बाई के वो नन्हे मुनिया को महात्मा बना दिया? चलिए कुछ किस्से के साथ हम उनको जानने की कोशिश करते हैं और करीब से और बेहतर तरीके से। दरअसल उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 2 तारीख 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पुतली बाई थे और पापा का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी बचपन में कुछ खास बच्चे नहीं थे, कुछ खास छात्र नहीं थे, एक आम सा छात्र थे, साधारण सा छात्र थे। मोहनदास, या फिर हम उनको मोहन पुकार सकते हैं। मोहन ना तो बहुत बुद्धिमान लड़का था, ना ही बहुत बुद्धू। 1881 का उनका एक परीक्षा के फल को देख के पता चलता है कि भूगोल में जिन कुछ बच्चों ने फेल हुए थे उनमें से एक मोहन था। वो ना ही तो खेलकूद में भाग लेता था, ना ही वो हट्टा कट्टा था, उसका शरीर भी बहुत दुर्बल सा था, लेकिन उसको चलने में बहुत अच्छा महसूस होता था। तो फिर ऐसा क्या था मोहन के अंदर? कहते हैं ना, हर किसी के पास एक अच्छा गुण होता है, एक खास गुण होता है। तो क्या हमारे मोहन के पास ऐसा कुछ खास गुण नहीं था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मोहन के पास भी एक खास गुण था, और उसका सबसे खास गुण ये था कि उसकी जिज्ञासा। कोई भी चीज़ उसे अगर लुभा जाए तो उसे जानने में पूरी जान झोंक देता था। कोई भी चीज़ अगर उसे सीखना हो तो किसी से भी, बड़े से छोटे से, किसी से भी सीखने से वो नहीं हिचकिचाता था। मोहन को ये मालूम हो गया था कि वो हर एक चीज़ सीख नहीं सकता, तो इसीलिए वो क्या करता था, कोई भी बात अगर बड़े कह देते थे वो उसको मान लेता था, यही विश्वास के साथ कि बड़े हैं, उनका अभिज्ञता ज़्यादा है, उन तो वो सही ही बोलते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे, वो आंख मूंद कर अंधे की तरह उसे विश्वास करने लगे। इसे लेकर मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक मज़ेदार किस्सा है, मोहन की स्कूल की वक्त की बात है ये। उस वक्त मोहन स्कूल में पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक उनका स्कूल का इंस्पेक्टर आए थे उनके पढ़ाई की जांच करने के लिए। तो अंग्रेजी का कुछ शब्द दिए लिखने के लिए। तो कैटल शब्द का जो स्पेलिंग होता है वो मोहन को नहीं आता था, हमारे बापू को नहीं आता था। तो उनका जो शिक्षक थे वो पास खड़े थे, वो देखे कि मोहन गलत लिख रहे हैं, तो इशारों में ये मोहन को समझाने की कोशिश की कि दूसरे बच्चे से नकल कर लो। लेकिन नकल करना तो गुनाह है, तो मोहन फिर कैसे नकल करता? और मोहन ने नकल नहीं किया। तो उसी क्लास में
मोहन अकेला ही एक बच्चा था जिसका वो स्पेलिंग गलत हुआ था केटल का, और बाकी सबका सही हुआ था। तो बाद में शिक्षक उसको समझाए कि अगर शिक्षक कहते हैं नकल करने के लिए, वो गलत नहीं होता है। मोहन को अपने शिक्षक को अपमान करना या उनको कष्ट देने में गलत महसूस होता था, तो इसीलिए वो अपने शिक्षक की बात तो नहीं टाले, मगर ज़िंदगी में वो कभी नकल नहीं किए। मोहन हमेशा से सच बोलने के कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। हमारे बापू के और एक खास गुण था, बेहद खास। अगर मान लो उनको पता चलता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर उनको उनका गलती का एहसास हो जाता है तो फट से उसे सुधारने में लग जाते थे, देर नहीं करते थे और अपने गलती को वो चुपचाप मान लेते थे, और उसके लिए जो भी सज़ा उनको दिया जाए उसे भी वो चुपचाप झेल लेते थे। एक किस्सा है, मैं किस्से के जरिए आपको समझाना चाहूँगा ये बात। एक बार क्या हुआ था, उनके एक संबंधी मतलब उनके एक रिश्तेदार के साथ उनको बीड़ी पीने की लत लग गई थी। तो बापू बीड़ी क्यों पीते थे? दरअसल बड़ों को देखते थे कि वो बड़े बीड़ी पी रहे हैं, तो उनके नकल करने की कोशिश करके उनको बीड़ी पीने की लत लग गया था। तो बीड़ी पीने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, अपने जो घर के जो नौकर होते थे उनके जेब से पैसे चोरी करके वो लोग बीड़ी पीते थे। और एक बार क्या हुआ, बापू के जो भाई थे वो किसी से 25 रुपये की कर्जा कर लिए थे, तो कर्जा चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो वो दोनों क्या किए, चुपचाप से घर से एक छोटा सा सोना का टुकड़ा चुरा कर उसे बेच दिए और कर्जा चुकता कर लिया। कर्जा तो चुकता हो गया, मगर बापू की मन नहीं माना। बापू को उस वक्त ये एहसास हो चुका था कि एक गलती को छुपाने के लिए बार बार गलती करना पड़ता है, और वो रात को सोने की कोशिश की तो सो नहीं पाए, उनको रात में नींद नहीं आया। फिर वो क्या किए, एक पत्र लिखे। पत्र में वो किए हुए हर एक गलती, जैसे कि बीड़ी पीना हो, चोरी करना हो, पैसे सिक्के चुराना हो, सोने की चोरी करना हो, सारा का सारा गलती मान दिए, और आखिर में ये लिख दिए कि ये सब गलती मेरी है और इसके लिए मेरे परिवार वाले जवाबदेही नहीं बनेंगे। जो भी सज़ा भुगतना पड़ेगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये पत्र लिखने के बाद वो चुपचाप अपने पापा के पास गए। करमचंद गांधी जो बहुत दयालु तो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो बहुत क्रोधित इंसान भी थे। तो अपने कांपते हुए हाथों से मोहनदास ने अपने पापा को उस चिट्ठी बढ़ा दी। करमचंद जो मोहनदास को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, चिट्ठी खोले और चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी पढ़ने के बाद उनके आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू इसीलिए नहीं कि उनके बेटा ने कभी चोरी किया था, आंसू इसीलिए आता है कि वो बोलते हैं कि अगर मेरा बेटा नहीं बताता तो शायद मुझे कभी पता भी ना चलता, लेकिन वो हिम्मत करके मेरे पास आया और मुझे सच बताया। चाहता तो जिंदगी भर मुझे झूठ बोल सकता था। ये सोचने के बाद करमचंद गांधी रोने लगे। उनका रोना देखते हुए बापू फूट फूट के रोने लगे। उसके बाद उस आंसू के साथ उनका प्रायश्चित हो गया, उनका सारा गलती, सारा पाप उस आंसू के साथ ही धुल गया। दरअसल बचपन में हुई घटनाएं हम अक्सर भूल जाते हैं बड़े होके, लेकिन बापू उनमें से नहीं थे। उनको हर एक चीज़ याद था। जब वो बड़े हुए उसके बाद भी वो कभी किसी से कष्ट देने की कोशिश नहीं करते थे, खासकर अपने अपनों को कभी कष्ट देने की कोशिश नहीं करते थे। और जब भी उनके साथ कोई कुछ गलत करता है या फिर करता था तो उसे वही करुणा भाव से माफ़ कर देते थे, जैसे बचपन में उनके पापा उनको करुणा भाव से माफ़ कर दिए थे। ये एक बापू की खासियत था। चाहे कोई उनके साथ कुछ भी कर ले, व्यक्तिगत स्तर पे उनको आप जितना भी परेशान कर लो, जितना भी अत्याचार उनके साथ कर लो, वो कभी अपने अंदर बदले की भाव नहीं रखते। क्या हम इस बदले के भाव से अपने आप को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
फिर भी कोशिश करना ज़रूरी है। मुझे पता है बापू तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन बापू के जो अच्छे गुण हैं अगर वो हमारे उसमें से कुछ भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये उनके लिए सबसे बड़ी उपहार होगा मेरे ख्याल से। इसी तरह अपने ज़िंदगी में छोटी छोटी परिवर्तन करके बापू कब मोहनदास से महात्मा बन गए पता ही नहीं चला। बापू के जीवन के किस्सों की बात करें तो एक वीडियो क्या, मेरे ख्याल से 100 वीडियो अगर बना लें तो भी कम ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम सोचे हैं आगे और 2-3 वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम बापू की विचारों के बारे और कुछ जीवन के कुछ और किस्से, उनके बीच कुछ विचार के बारे में चर्चा करेंगे और उनका जो राजनीतिक यात्रा था जो साउथ अफ्रीका से शुरू होकर हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई तक था, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और हर एक किस्से जिसके बारे में दुष्प्रचार होता है, मिथ्या प्रचार होता है कि बापू की जीवनी को लेके, हम कोशिश करेंगे कि वो सब चीज़ों की पर्दाफाश हो और उनकी सच्चाई हम आपके सामने बयां कर सकें। और आज के लिए इतना ही। हाँ, आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, बापू निडर थे। बेशक वो बहुत लाज करते थे बात करने के लिए, लेकिन वो जब बड़े हुए बचपन से बहुत निडर थे और हर एक अन्याय के खिलाफ वो बेझिझक बोल देते थे और परिस्थिति क्या होगा आगे उसके बारे में उस कभी नहीं सोचते थे। लेकिन आज ये दुख होता है कि समाज में बहुत सारे जो अन्याय हो रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे आँखों के सामने। 2 दिन पहले 15 दिन पहले ही हमारी एक बहन की बलात्कार हो जाता है और हम सब चुप हो जाते हैं। हम उसके बारे में कहने के लिए डरते हैं कि कोई हमें क्या कह देगा। तो मेरा ये कृपया आप सबको अनुरोध है, अगर आपको ये महसूस होता है कि किसी के साथ भी आपके इर्द गिर्द हो या फिर आपसे दूर किसी के साथ भी कोई भी अन्याय हो रहा है तो आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आवाज़ उठाने से उसके साथ सही हो जाएगा, लेकिन आवाज़ उठाने से ये पता चलेगा कि आपके अंदर की ज़मीर अभी जिंदा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।